हेलो एवरीवन, स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 4 है। पार्ट 3 तक हम 60 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 3 तक के वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 4 में हम 61 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 61। एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि सबसे बड़ी भुजा की माप 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की माप क्या है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हमें त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की माप बतानी है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज किस तरह का है। तो हम पहले यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये त्रिभुज कौन सा है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज होते हैं 5 प्रकार के: समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान माप की होती हैं, जबकि यहाँ पर इस त्रिभुज में हमारी सभी भुजाएं समान माप की नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक शब्द दिया हुआ है सबसे बड़ी भुजा और दूसरा हमसे पूछा गया है सबसे छोटी भुजा। तो यहाँ पर हमारी सारी भुजाएं समान नहीं है, तो यहाँ पर ये त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज नहीं है। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि समद्विबाहु त्रिभुज की कोई दो भुजाएं समान माप की होती हैं, जबकि इस क्वेश्चन में हमसे कुछ ऐसा कहा हुआ नहीं है कि कोई दो भुजाएं समान माप की हैं या नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी दो भुजाएं समान माप की होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज भी नहीं है। अब देखिए, हमारे पास त्रिभुज रह गए दो, एक विषमबाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज। जब भी देखिए हमारे पास विषमबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज बचते हैं और हमें उन दोनों में से कोई एक चुनना हो तो हम हमेशा समकोण त्रिभुज को ही चुनते हैं। समकोण त्रिभुज को इसलिए चुनते हैं क्योंकि एक समकोण त्रिभुज हमेशा विषमबाहु त्रिभुज ही होता है, जबकि एक विषमबाहु त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज चुनते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज की विशेषताओं को प्रदर्शित करेगा और विषमबाहु त्रिभुज की भी। तो हम यहाँ पर इसको समकोण त्रिभुज मानते हैं। अब ये अगर यहाँ पर समकोण त्रिभुज है तो हमसे दूसरी लाइन में कहा हुआ है कि यदि सबसे बड़ी भुजा की माप 13 सेंटीमीटर है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर लंबा कर्ण हो जाएगा। अब हम लगा देते हैं समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30, तो 30 बराबर हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से बेस इंटू हाइट बराबर हो जाएगा 60। अब हमें त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब यहाँ पर देखिए, जो त्रिभुज का कर्ण है वो है 13 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर परिमाप में से 13 सेंटीमीटर को घटा देंगे, तो यहाँ पर आधार प्लस लंब हो जाएंगे 17 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए, आधार गुणा लंब आ रहे हैं 60 और आधार प्लस लंब आ रहे हैं 17। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करके देखते हैं। जब भी देखिए किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 13 हो तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि जो उसका आधार और लंब हो वे 12 और 5 हो। तो अगर हम यहाँ पर 12 और 5 रख करके चेक करते हैं तो 12 और 5 की गुणा करते हैं तो 60 आता है और 12 और 5 को जोड़ते हैं तो 17 आता है। तो यहाँ पर भी बेस और हाइट 12 और 5 ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आधार ले लेते हैं 12 को और ऊंचाई ले लेते हैं 5 को। यहाँ पर आप आधार 5 को भी ले सकते हैं और ऊंचाई 12 को भी ले सकते हैं। इससे हमारे आंसर पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने पूछा है सबसे छोटी भुजा, और यहाँ पर जो भुजाएं आ रही हैं वो आ रही हैं 5, 12 और 13। तो यहाँ पर सबसे छोटी भुजा 5 ही आ रही है। तो यहाँ पर सबसे छोटी भुजा की माप हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62। उस पहिए का व्यास ज्ञात करें जो 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है।
देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक नज़र अपने ऑप्शंस पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पर अगर हम अपने सारे ऑप्शंस देखें तो हमारे सारे ऑप्शंस मीटर में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमको ये दूरी दी हुई है 2 किलोमीटर 26 डेकामीटर, हमें इसको मीटर में ही कन्वर्ट करना है। तो देखिए हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में हो जाएंगे 2000 मीटर। तो 2 किलोमीटर को तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब बात आती है 26 डेकामीटर की। 26 डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करने से पहले एक बात समझ लीजिए कि डेसीमीटर और डेकामीटर दोनों अलग अलग यूनिट होते हैं। अगर हम यहाँ पर पहले बात करें डेसीमीटर की, तो अगर हम डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 10 डेसीमीटर बराबर होते हैं 1 मीटर के। जबकि अगर हम डेकामीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 डेकामीटर बराबर होता है 100 मीटर के। यहाँ से अगर हम डेसीमीटर और डेकामीटर के बीच का रिलेशन निकालेंगे तो 1 डेकामीटर बराबर हो जाएगा 100 डेसीमीटर के। तो यहाँ पर डेकामीटर बड़ा होता है और डेसीमीटर बड़ा होता है, तो यहाँ पर इस बात को याद रखिए। तो देखिए 1 डेकामीटर बराबर है 10 मीटर के, तो यहाँ से 26 डेकामीटर बराबर हो जाएंगे 260 मीटर के। अब हम देखते हैं अपनी कुल दूरी। तो देखिए 2 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट करके लिखा है 2000 मीटर और 26 डेकामीटर को कन्वर्ट करके लिखा है 260 मीटर। तो यहाँ पर हमारी कुल दूरी हो जाएगी 2260 मीटर। अब देखिए यहाँ पर एक पहिया है जो 2260 मीटर की दूरी को कवर करने के लिए 113 चक्कर लगा रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुल चक्कर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कुल चक्कर बराबर होते हैं कुल दूरी डिवाइड बाई एक चक्कर में चली गई दूरी। यहाँ पर कुल चक्कर लग रहे हैं 113, तो 113 बराबर हो जाएगा कुल दूरी। कुल दूरी हमने निकाली है 2260, डिवाइड करेंगे इसको एक चक्कर में चली गई दूरी। अब देखिए पहिया एक चक्कर में उतनी ही दूरी चलता है जितने की उसकी परिधि होती है, और पहिए की परिधि होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा पाई की जगह आ जाएगा 22/7 गुणा आर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आर बराबर निकल करके आ जाएगा 35/11। हमसे पूछा है पहिए का व्यास, व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो यहाँ से 2r निकल करके आ जाएगा 70/11। इसको जब सही बटे के रूप में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 6 सही 4/11 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63। किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है। पथ की चौड़ाई है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम एक वृत्ताकार पार्क बनाते हैं। अब ये जो हमने वृत्ताकार पार्क बनाया है, हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r। अब हम क्या करते हैं, इस वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक वृत्ताकार रास्ता बनाते हैं। अब हमने जो ये वृत्ताकार रास्ता बनाया है, हम इसकी त्रिज्या मानते हैं कैपिटल R। अब देखिए अगर हमें रास्ते की चौड़ाई निकालनी है तो हमें बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या में से अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या को घटाना होगा, यानी कि हमें कैपिटल R में से स्मॉल r को घटाना होगा। क्वेश्चन में देखिए हमको दिया हुआ है परिधियों का अंतर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों वृत्तों की परिधि को निकाल लेते हैं। तो देखिए जो बाहर वाला वृत्त है इसकी परिधि ज्यादा होगी, और ये जो बाहर वाला वृत्त है इसकी हमने त्रिज्या ली है कैपिटल R। तो बाहर वाले वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई कैपिटल R। इसमें से हम घटाते हैं अंदर वाले वृत्त की परिधि को, तो अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या ली है हमने स्मॉल r, तो अंदर वाले वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई स्मॉल r। तो 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r, ये बराबर हो जाएगी परिधियों के अंतर के। अब हम 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r में से 2 पाई ले लेंगे कॉमन, और पाई की जगह वैल्यू रख देंगे 22/7। तो ये आ जाएगा हमारा 2 गुणा 22/7 कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर 132। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर आ जाएगा 21, और कैपिटल R माइनस स्मॉल r हमारे रास्ते की चौड़ाई है। तो यहाँ पर हमारे रास्ते की चौड़ाई आ जाएगी 21 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64। 4 समान अधिकतम आकार की वृत्ताकार प्लेटों को एक वर्गाकार कागज की शीट जिसका क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है से काटा गया है। प्रत्येक प्लेट की परिधि क्या है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है कि 4 समान आकार के वृत्तों को एक वर्गाकार कागज की शीट में से काटा जाता है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वर्गाकार कागज की शीट को ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक वर्ग बना लेते हैं। अब ये जो हमारा वर्ग है, हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 784 वर्ग मीटर। तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर है तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 28 मीटर। क्योंकि 28 का वर्ग 784 होता है, तो यहाँ पर वर्ग की भुजा हो जाएगी 28 मीटर। अब हम क्या करते हैं, इस वर्गाकार कागज की शीट में से 4 समान आकार के वृत्तों की प्लेट को काट लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी 4 प्लेटें कुछ इस तरीके से कटेंगी। अब देखिए यहाँ पर जो ये वर्ग की भुजा है 28 मीटर, ये 2 वृत्तों के व्यास के बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम एक वृत्त का व्यास निकालें तो एक वृत्त का व्यास आ जाएगा 14 मीटर, 28 का आधा कर देंगे। अब एक वृत्त का व्यास अगर 14 मीटर है तो एक वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 7 मीटर। अब देखिए अगर वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है तो हमें पता है अगर त्रिज्या 7 हो तो हमारी परिधि होती है 44 और एरिया होता है 154। तो यहाँ पर अगर हमारी त्रिज्या 7 मीटर है तो यहाँ पर हमारी परिधि हो जाएगी 44 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए जब हमने पीछे समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के बारे में पढ़ा था तो हमने वहां पर एक टेबल पढ़ी थी जिसमें हमने समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल के अनुपात के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर आप उस टेबल को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारे अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 होती है तो हमारे बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है 2। इसी प्रकार अगर हमारे समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की परिधि 1 होती है तो समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की परिधि 2 के बराबर होती है। और इसी प्रकार अगर हमारे समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल 1 होता है तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल 4 होता है। अब देखिए यहाँ से हम त्रिज्या के अनुपात को अलग निकाल लेते हैं क्योंकि हमसे क्वेश्चन में त्रिज्या के बारे में पूछा है। तो यहाँ से स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर आ जाएगा 1:2। अब हमें दिया हुआ है परिवृत्त की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। परिवृत्त की त्रिज्या को हम लेते हैं कैपिटल आर और कैपिटल आर है हमारा 2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की कंपेयर कर देंगे 8 से। तो 8 2 का 4 गुना है। तो जो हमारे अंतःवृत्त की त्रिज्या है 1, हम 1 का भी 4 गुना कर देंगे। तो हमारे त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मेज पर रखे हैं, सिक्कों द्वारा घिरा क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमको 3 सिक्के दिए हुए हैं और प्रत्येक सिक्के की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, यानी कि तीनों सिक्के बराबर माप के हैं और तीनों सिक्के एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो देखिए हमने पढ़ा है कि अगर 3 समान माप के वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वहां पर कुछ स्पेशल कंडीशन निकल करके आती हैं। यहाँ पर देखिए क्या स्पेशल कंडीशन निकल करके आती हैं, इन सिक्कों के द्वारा या इन 3 वृत्तों के द्वारा जो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल होता है या इनके द्वारा जो घिरे भाग का क्षेत्रफल होता है वो होता है r² ब्रैकेट √3 माइनस π/2। इसी प्रकार जो परिबद्ध भाग में वृत्त बनता है जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, इसकी त्रिज्या अगर पूछी जाती है तो इसकी त्रिज्या होती है r ब्रैकेट 2 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। इसके अलावा ये जो हमारे 3 वृत्त हैं, अगर इन तीनों वृत्तों को टच करता हुआ एक वृत्त बाहर की तरफ बनाया जाए तो उस बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है r ब्रैकेट 2 डिवाइड बाई √3 प्लस 1। और अगर इन तीनों वृत्तों को एक रस्सी के द्वारा बांधा जाए तो उस रस्सी की लंबाई होती है 6r प्लस 2πr। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिक्कों द्वारा घिरा क्षेत्रफल। सिक्कों द्वारा घिरा क्षेत्रफल यानी कि परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो हमने पढ़ा है परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल होता है r² ब्रैकेट √3 माइनस π/2। अब यहाँ पर हमको त्रिज्या दी हुई है 1 सेंटीमीटर, तो r की जगह आ जाएगा 1 का वर्क करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर घिरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा √3 माइनस π/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, 120 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग में बने बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमें वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो 4a बराबर हो जाएगा 120 के। तो हमें वर्ग की भुजा मिल जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो देखिए अगर वर्ग की भुजा 30 सेंटीमीटर है और वर्ग के अंदर वृत्त बनता है
तो हमें पता है जो वृत्त का व्यास होता है वो वर्ग की भुजा के बराबर होता है। तो यहाँ से जो वृत्त का व्यास है 2r, ये बराबर हो जाएगा 30 के। तो 2r अगर 30 के बराबर है तो वृत्त की जो त्रिज्या है वो बराबर हो जाएगी 15 के। अब हम निकाल देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह आ जाएगा 22/7 और आर की जगह आ जाएगा 15। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 22/7 गुणा 15 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68। एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया। 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज उस वृत्त के अंदर बनाया गया। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले एक वर्ग बना लेते हैं। अब हमसे कहा गया है कि एक वर्ग के अंदर एक वृत्त बनाया गया, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक वृत्त बना लेते हैं। अब आगे हमसे कहा गया है कि 4√3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज उस वृत्त के अंदर बनाया गया। तो यहाँ पर जब हम वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो हमारा समबाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके से बनता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा जो ये वर्ग है हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ से हटा देते हैं। जब हम वर्ग को यहाँ से हटाते हैं तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर हमारा एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज को बाहर से टच करता हुआ एक वृत्त है। अब देखिए जब एक वृत्त समबाहु त्रिभुज को बाहर से टच करता है तो उस वृत्त की त्रिज्या होती है कैपिटल आर बराबर a/√3। अब यहाँ पर हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा दी हुई है 4√3, तो a की जगह आ जाएगा 4√3। तो यहाँ से कैपिटल आर बराबर निकल करके आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास वृत्त की त्रिज्या आ चुकी है 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से अपने समबाहु त्रिभुज को हटा देते हैं और वर्ग को वापस ले आते हैं। तो जब हम वर्ग को वापस लाते हैं और समबाहु त्रिभुज को हटा देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का डायग्राम आ जाता है। यहाँ पर देखिए एक वर्ग है और वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ है। तो देखिए हमें पता है अगर वर्ग के अंदर वृत्त बना हुआ होता है तो जो वर्ग की भुजा होती है वो वृत्त के व्यास के बराबर होती है। यहाँ पर हम वर्ग की भुजा को लेते हैं a, तो a बराबर हो जाएगा 2r। अब हमने r निकाला है 4 के बराबर, तो a बराबर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ग की भुजा आ गई 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा भुजा। भुजा है हमारे पास 8, तो यहाँ से हमारे पास वर्ग का विकर्ण आ जाएगा 8√2। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69। समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक समबाहु त्रिभुज है और उस समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर लंब डाले गए हैं और हमें उस समबाहु त्रिभुज की भुजा बतानी है। तो देखिए हमने पढ़ा है समबाहु त्रिभुज की भुजा जो होती है a, वो बराबर होती है 2/√3 ब्रैकेट P1 + P2 + P3। P1 P2 P3 होती है तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 2/√3 गुणा, जब हम इन तीनों लंबों की लंबाई को जोड़ते हैं तो वो आ जाती है 21 सेंटीमीटर। तो इसकी गुणा कर देंगे 21 से। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 14√3। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70। समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा उनके बीच कोण 45 डिग्री है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए बात हुई है समद्विबाहु त्रिभुज की और अभी तक हमने समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो हम पहले यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात आती है परिभाषा की। तो समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। ज्यामिति की एक आकृति है जिसकी कोई दो भुजाएं समान हो। यहाँ पर देखिए इसको अब हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC। अब अगर हम इसको कहें कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो हमें इसकी कोई दो भुजाएं बराबर लेनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर AB और AC को बराबर ले लेते हैं। यहाँ पर हम AB और AC को A के बराबर ले लेते हैं और BC को ले लेते हैं B के बराबर। अब देखिए यहाँ पर AB और AC अगर बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर AB के सामने का जो कोण है कोण C और AC के सामने जो कोण है कोण B, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हम निकालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब।
यहाँ पर देखिए आधार तो है BC, लेकिन हमारे पास लंब नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बिंदु A से BC पर लंब गिरा देते हैं। तो जब हम A से भुजा BC पर लंब गिराते हैं तो यहाँ पर हमारा लंब आ जाता है AD। अब देखिए जैसे ही हमने ये लंब गिराया तो यहाँ पर एक काम और होता है, जो यहाँ पर हमारा ये आधार है BC, ये दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो जो BC हमारा पहले B था, ये अब BD और DC में बंटता है, और यहाँ पर BD और DC दोनों की लंबाई हो जाएगी B/2 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से त्रिभुज ADC को अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए AB की लंबाई हो जाएगी A के बराबर, AD की लंबाई हो जाएगी H के बराबर, और BD की लंबाई हो जाएगी B/2 के बराबर। अब यहाँ पर हमारा कोण D 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर AB हो जाएगा हमारा कर्ण। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। यहाँ पर हमारा कर्ण है AB है A के बराबर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A² बराबर आधार है हमारा B/2, तो आधार का वर्ग हो जाएगा B²/4 प्लस ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई है हमारी H, तो ये हो जाएगा H²। यहाँ से हम निकालते हैं H² निकालते हैं तो B²/4 को हम भेज देते हैं दूसरी तरफ, तो H² बराबर हो जाएगा A² माइनस B²/4। यहाँ से 4 ले लेते हैं LCM, तो H² बराबर हो जाएगा 4A² माइनस B² डिवाइड बाई 4। यहाँ से H बराबर हो जाएगा √4A² माइनस B² डिवाइड बाई 2। अब हम निकालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ पर हमारा आधार है B और ऊंचाई हमने निकाली है √4A² माइनस B² डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुणा B गुणा √4A² माइनस B² डिवाइड बाई 2। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा B डिवाइड बाई 4 √4A² माइनस B²। यहाँ पर देखिए ये तो हुआ समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है जिससे हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। वो फॉर्मूला होता है 1/2 A² साइन थीटा। यहाँ पर जो A होती है ये होती है समान लंबाई की भुजाएं, और जो थीटा होता है ये होता है उन समान लंबाई की भुजाओं के बीच का कोण। अब देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला आया है 1/2 A² साइन थीटा, हम इसको और कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए हम इसको उस जगह पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हमें त्रिभुज की दो समान लंबाई की भुजाएं ज्ञात हो और हमें उनके बीच के कोण पता हो। जैसे हम इसको समबाहु त्रिभुज में भी यूज़ कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और उसकी बाकी 3 भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो हम 3 में से 2 भुजाएं को बराबर ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 A² साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री बराबर होती है √3/2 के। तो यहाँ पर हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 A² गुणा √3/2। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा √3/4 A²। और हमने पढ़ा है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A² ही होता है। इसके अलावा हम इस फॉर्मूले को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में भी लगा सकते हैं। देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी भी दो भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन वे भुजाएं कौन सी बराबर होंगी। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज भी है, तो उसमें लंब आधार और कर्ण होगा। अब कर्ण हमें पता है सबसे बड़ा होता है, तो इसका मतलब हमारे जो आधार और लंब बच गए वे दोनों आपस में बराबर होंगे। अब देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है तो हमें पता है आधार और लंब के बीच का कोण होता है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जब हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो हो जाएगा 1/2 A² साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा A²/2, और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल A²/2 ही होता है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है 1/2 A² साइन थीटा, हम उसको वहां पर लगाएंगे जहां पर हमें दो समान लंबाई की भुजा दी हुई हो और उनके बीच का कोण दिया हुआ हो। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे कहा गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा उनके बीच कोण 45 डिग्री है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि अगर हमें किसी त्रिभुज की दो समान माप की भुजाएं दी हुई हो
और उनके बीच का कोण दिया हुआ हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की जगह आ जाएगा 45 डिग्री और ए की जगह आ जाएगा 10। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 गुणा साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ पर देखिए 1/2 से 100 कट जाएगा 50 बार, तो ये आ जाएगा 50 गुणा 1/√2। अब देखिए हमारा कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें हमें 50/√2 दिया हुआ हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर √2 से ऊपर गुणा कर लेते हैं और √2 से नीचे गुणा कर लेते हैं। तो ये जो डिवाइड में √2 गुणा √2 है, ये गुणा होकर के आ जाएगा 2। 2 से 50 को काट देंगे 25 बार, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71, किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास में 30 सेंटीमीटर का अंतर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए वृत्त की परिधि और व्यास का जिक्र किया गया है। वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का व्यास होता है 2r, और हमें इन दोनों का अंतर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2πr में से 2r को घटा देते हैं। तो 2πr माइनस 2r बराबर हो जाएगा 30 के। यहाँ से हम 2r ले लेते हैं कॉमन, तो ये रह जाएगा हमारा पाई माइनस 1। पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7। अब यहाँ पर 2r का जो 2 है इससे हम 30 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये रह जाएगा हमारा 15। अब हमने जो पाई की वैल्यू रखी है 22/7, यहाँ पर हम 7 ले लेते हैं एलसीएम, तो 22 में जब 7 जाएंगे तो रह जाएगा 15/7। यहाँ पर 15 से 15 कट जाएगा और r बराबर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्षलंब 5 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात करें। अभी तक देखिए हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा है, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा है, लेकिन हमने अभी समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज के बारे में नहीं पढ़ा है। तो हम अब इन तीनों त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपके नोट्स यहीं पर तैयार हो जाएं। तो देखिए सबसे शुरू में हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। तो देखिए समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। यहाँ पर अगर हम एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और अगर हम इसका कोण भी 90 डिग्री का लेते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है ये एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं। एक होता है आधार, एक होता है शीर्षलंब या लंब या ऊंचाई, और तीसरा होता है कर्ण। कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो जैसे यहाँ पर कोण बी है, तो कोण बी के सामने जो AC है, AC हो जाएगा यहाँ पर कर्ण। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। अब देखिए यहाँ पर रह गया AB और BC। यहाँ पर हमें किसी एक को आधार लेना है और किसी एक को लंब लेना है। हम किसी को भी आधार ले सकते हैं और किसी को भी लंब ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आधार ले लेते हैं BC को। BC हमारा आधार है तो हम इसको डिनोट कर लेते हैं B से, और यहाँ पर हम AB को ले लेते हैं हाइट, तो यहाँ पर हम AB को डिनोट कर लेते हैं H से। अब हम निकालते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ पर हमने आधार को लिया है B और ऊंचाई को लिया है H, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 B गुणा H। इसके अलावा देखिए अगर हमें समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालना हो तो ये याद रखिए कर्ण का वर्ग शेष 2 वर्गों के भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। तो यहाँ पर अगर हम कर्ण को लिखेंगे तो कर्ण लिखा जाएगा √B² प्लस H²। यहाँ पर मैंने आपको कर्ण निकाल करके नहीं दिखाया है क्योंकि हमने पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण निकाला है। तो जैसे हमने पीछे पाइथागोरस प्रमेय लगाई थी उसी प्रकार हम यहाँ पर भी पाइथागोरस प्रमेय लगा करके कर्ण निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो हुआ समकोण त्रिभुज। अब हम बात करते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की। यहाँ पर देखिए 2 शब्द यूज हो रहे हैं, समद्विबाहु और दूसरा समकोण। पहले हम बात करते हैं समकोण की। अभी हमने पढ़ा है अगर समकोण त्रिभुज होता है तो उसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है उसका कोई एक कोण 90 डिग्री का है।
अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। तो हमने जब समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था समद्विबाहु त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर माप की होती हैं। इसका मतलब ये हुआ समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजाएं बराबर माप की होंगी और कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा। अब देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका मतलब कर्ण किसी और के बराबर नहीं हो सकता है, तो वहां पर हमारे पास रह जाएंगे आधार और लंब। तो इसका मतलब आधार और लंब हमारे बराबर माप के होंगे। तो यहाँ पर जो ये हमने एबीसी त्रिभुज लिया है, अगर हम इसमें आधार और लंब को बराबर कर दें तो देखिए यहाँ पर अगर हम आधार को a के बराबर लें तो यहाँ पर हमारा लंब भी a के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा है 1/2 आधार गुणा लंब। हम क्या करते हैं, उसी फॉर्मूले को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए लगा देते हैं। तो देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार, आधार लिया है हमने a के बराबर, गुणा लंब, लंब भी हमारा a के बराबर है। तो यहाँ से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा a²/2। अब देखिए ये जो हमारे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है, ये आया है आधार या ऊंचाई के रूप में। यहाँ पर हमें आधार या ऊंचाई में से एक चीज दी हुई है और दूसरी उसके बराबर है, तो हमने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब मान लीजिए हमें समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण दिया हुआ हो, तो हमारे पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकल करके आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले ये जो हमारा एबीसी त्रिभुज है इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यहाँ पर आधार है a के बराबर तो ये हो जाएगा a² और लंब भी हमारा a है तो ये भी हो जाएगा a² जुड़ करके हो जाएंगे 2a²। तो यहाँ से हमारा कर्ण निकल करके आ जाएगा √2a। अब देखिए ये जो हमारे पास कर्ण निकल करके आया है, अब हम इससे आधार या लंब निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो √2 गुणा में है a के, हम इस √2 को कर्ण के डिवाइड में भेज देते हैं। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा कर्ण बटे √2। अब हम फिर से समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है a²/2। अब यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आई है कर्ण बटे √2। तो यहाँ पर अगर हम a² करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर/2। इसका करना है हमें आधा, तो हमारे पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर/4। देखिए ये फॉर्मूला अगर यहाँ पर आपके इस तरीके से समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना हम इस फॉर्मूले को एक और तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर हम फिर से अपना त्रिभुज ABC ले लेते हैं। अब देखिए ये जो हमारा त्रिभुज ABC है इसमें हमारा कोण भी 90 डिग्री का है और यहाँ पर AB और BC बराबर है। अब देखिए अगर AB और BC बराबर हैं तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर AB के सामने का कोण है कोण C और यहाँ पर BC के सामने का कोण है कोण A। तो यहाँ पर कोण A और कोण C भी बराबर होंगे। अब देखिए त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग होता है 180 अंश। अब यहाँ पर कोण B है 90 अंश के बराबर, तो यहाँ पर कोण A और कोण C दोनों मिलकर के 90 अंश के बराबर होंगे। अब कोण A और कोण C बराबर हैं, इसका मतलब कोण A और कोण C दोनों 45-45 अंश के बराबर हैं। अब यहाँ पर इसको याद रखिए कि यहाँ पर कोण A भी 45 अंश का है और कोण C भी 45 अंश का है। अब ये जो हमारा त्रिभुज ABC है, हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसी की माप का एक और त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक और त्रिभुज इस तरह से आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज को घुमा देते हैं। अब घूमने के बाद ये इस तरह का हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को मिला देते हैं। अब जब हम इन दोनों त्रिभुजों को मिलाते हैं तो हमारे पास इस तरह की आकृति आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर कोण A के सामने कोण C है और कोण B के सामने का कोण खाली है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको ले लेते हैं कोण D। अब देखिए अगर कोण B हमारा 90 डिग्री का है तो हमारा कोण D भी 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों त्रिभुज एक जैसे ही बनाए थे। अब देखिए जब जुड़ने से पहले ये दोनों त्रिभुज अलग अलग थे, वहां पर हमने देखा था कि हमारा कोण A और कोण C 45-45 अंश के थे। तो जब हमने दूसरा त्रिभुज उसी तरह का बनाया तो उसके कोण भी 45-45 डिग्री के ही होंगे। अब जब हमने दोनों त्रिभुज मिलाए हैं तो 45-45 डिग्री जुड़ करके 90 डिग्री के हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा जो ये कोण C है पूरा,
ये 45 45 जुड़ करके 90 हो चुका है, और जो ये कोण ए है ये भी हमारा जुड़ करके पूरा 90 डिग्री का हो चुका है। अब देखिए हमारे चारों कोण 90 डिग्री के हैं और हमारी चारों भुजाएं भी ए के बराबर हैं। इसका मतलब ये हमारा एक वर्ग बन चुका है। अब ये जो हमारा वर्ग है, इस वर्ग का विकर्ण हमारे पास है √2a। अब अगर हमारे पास वर्ग का विकर्ण होता है तो हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। अब देखिए ये जो विकर्ण है ये विकर्ण है वर्ग के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पर त्रिभुज ABC की, तो त्रिभुज ABC के लिए कर्ण है, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कर्ण का स्क्वायर बटे 2 है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने दूसरा त्रिभुज बनाया था ADC, हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो यहाँ से जब हम हटाते हैं तो हमारे पास इस तरह की आकृति आ जाती है। अब देखिए हमने क्या किया, आधा त्रिभुज अपना हटा दिया, तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो भी हमारा आधा हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर बटे 2 का आधा। आधा करना है तो हम यहाँ पर गुणा करेंगे 1/2 से। जैसे मैं आपसे कहूँ 10 का आधा करिए, तो हम 10 को 1/2 से गुणा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हमें कर्ण का स्क्वायर बटे 2 का आधा करना है तो हम इसकी गुणा कर देंगे 1/2 से। तो यहाँ से भी हमारे पास समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटे 4। अब ये तो हुआ समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब हम बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। अब देखिए विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। अब अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी अलग अलग माप के होंगे। तो यहाँ पर इसके सारे कोण अलग अलग माप के होते हैं। अब देखिए हम निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। देखिए अगर हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें पहले उसका अर्ध परिमाप निकालना होता है, और अगर अर्ध परिमाप निकालना है तो हमें पहले उसका परिमाप पता होना चाहिए। तो देखिए अगर हमें किसी भी त्रिभुज का परिमाप लेना है तो हमें उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर परिमाप हो जाएगा a + b + c। अब हम निकालते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को हम इंग्लिश में लिखते हैं सेमी पेरीमीटर। तो यहाँ पर हम इसको 100 करेंगे s से। तो अर्ध परिमाप s बराबर हो जाएगा a + b + c बटे 2। यहाँ पर इसको ध्यान रखिए, अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अर्ध अर्ध का मतलब आधा। यहाँ पर बहुत सी बार हम ये गलती करते हैं कि हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें इसको 3 से डिवाइड नहीं करना है, 2 से डिवाइड करना है। अब हम निकालते हैं विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है स्क्वायर रूट s s - a s - b s - c। अब देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला है s s - a s - b s - c और पूरे का स्क्वायर रूट, हम इसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, या हिंदी में हम इसको बोलते हैं हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्यों बोलते हैं? हीरोज फॉर्मूला हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो है फॉर्मूला है, ये हमारे बाकी जो 4 टाइप के त्रिभुज हैं ये उन पर भी अप्लाई हो सकता है। हम उन चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हीरोज फॉर्मूला है। तो एग्जाम में कई बार आपसे यही पूछ लिया जाता है कि हीरोज फॉर्मूला कौन सा है, तो इसको याद रखिए स्क्वायर रूट s s - a s - b s - c। अब देखिए ये तो बात हुई सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में। अब हम बात करते हैं सभी त्रिभुजों के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक साइड त्रिभुज लिखते हैं और एक साइड उनकी त्रिज्या। यहाँ पर हम अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से दिखाते हैं और बाह्य वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से। तो यहाँ पर हम पहला लेते हैं समबाहु त्रिभुज, दूसरा लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा लेते हैं समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3, ये हमने पढ़ा है, और बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। अब हम देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डिवाइड बाई अर्ध परिमाप, और विषमबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है जो विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं उनकी हम गुणा करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा a × b × c डिवाइड में 4 गुणा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, और समकोण त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है कर्ण बटे 2। अब देखिए हमने यहाँ पर 3 त्रिभुजों के अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या के बारे में पढ़ा है, जबकि हमारे त्रिभुज होते हैं 5 प्रकार के। तो हमने यहाँ पर 2 त्रिभुजों के बारे में नहीं पढ़ा है। एक हमने नहीं पढ़ा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में,
और एक हमने नहीं पढ़ा है यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एक तरह का समकोण त्रिभुज ही है, बस वहां पर उसकी जो आधार और लंब है वे दोनों बराबर हैं, तो वो एक तरह का समकोण त्रिभुज ही है। तो ये जो हमने समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याएं पढ़ी हैं, तो ये ही हमारी त्रिज्याएं हो जाएंगी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए भी। अब हमारा आखिरी त्रिभुज रह गया समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हमें अलग से अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याओं के फॉर्मूले नहीं पता है। तो अगर हमें अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याओं के फॉर्मूले नहीं पता है तो उसमें विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले काम करेंगे। देखिए, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या के जो ये फॉर्मूले हैं, ये हम बाकी किसी भी त्रिभुज में अप्लाई कर सकते हैं। विषमबाहु त्रिभुज के जो फॉर्मूले होते हैं ये बाकी 4 तरह के त्रिभुज में भी काम करते हैं। हम इसको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने एक त्रिभुज लिया है ABC। हम क्या करते हैं, इसको ये मानते हैं कि ये एक तरह का समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो यहाँ पर हम इसकी तीनों भुजाएं बराबर ले लेते हैं और ये मानते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं 2 सेंटीमीटर माप की हैं। अब हम यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं समबाहु त्रिभुज वाले फॉर्मूले से। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। a की जगह आ जाएगा यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा हमारा √3/4 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ से हमारे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा √3 सेंटीमीटर²। अब हम निकालते हैं समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3। यहाँ पर a की जगह आ जाएगा 2, तो यहाँ पर हमारे समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 1/√3। अब हम निकालते हैं बाह्यवृत्त की त्रिज्या। समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 2/√3। अब देखिए, यहाँ पर जो है क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या आई है, ये हमने निकाली है समबाहु त्रिभुज वाले फॉर्मूले से। अब हम ये मानते हैं कि ये जो हमारा त्रिभुज है ये एक तरह का विषमबाहु त्रिभुज है। अब हम इसमें अप्लाई करते हैं विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले। तो देखिए, विषमबाहु त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो पहले हमें वहाँ पर अर्ध परिमाप निकालना होता है, तो हम यहाँ पर पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं। तो जब हम 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा 3। अब हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है √S, S-A, S-B, S-C। S हमारा आया है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 3 - 2, 3 - 2 और 3 - 2। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3 × 1 × 1 × 1। तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा √3। तो देखिए, जब हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया था तब भी √3 आया था, और जब हमने समबाहु त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज की तरह लिया तब भी हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 ही आया है। अब यहाँ पर हम क्षेत्रफल को हटा करके अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं। तो देखिए, विषमबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या पढ़ी थी हमने क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल √3 आया है, तो √3 डिवाइड करेंगे इसको अर्ध परिमाप से। अर्ध परिमाप है हमारा 3। यहाँ पर जब हम √3 से 3 को कट करेंगे तो हमारे पास अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 1/√3। अब देखिए, जब हमने पहले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाली थी तब भी हमारी 1/√3 आ रही थी, और जब हमने समबाहु त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज की तरह ट्रीट किया तब भी हमारे पास अंतःवृत्त की त्रिज्या 1/√3 ही आ रही है। अब हम निकालते हैं बाह्यवृत्त की त्रिज्या। तो देखिए, विषमबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या हमने पढ़ी है a × b × c बटे 4 गुणा क्षेत्रफल। यहाँ पर a b c तीनों बराबर ही है, तो a b c की जगह आ जाएगा 2 × 2 × 2 डिवाइड बाई 4 गुणा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा आया था √3। यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास बाह्यवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 2/√3। तो देखिए, यहाँ से हमारी बाह्यवृत्त की त्रिज्या आ रही है वो उतनी ही आ रही है जब हमने समबाहु त्रिभुज की त्रिज्या निकाली थी उसके फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये है कि जो विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले होते हैं ये हम किसी भी त्रिभुज पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है आप इसको अलग से कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर तथा शीर्ष लंब 5 सेंटीमीटर है
उसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से लंब दूरी ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर हमें जो त्रिभुज दिया है वो एक समकोण त्रिभुज दिया है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और इसका जो कोण बी है हम इसको ले लेते हैं 90 डिग्री का। अब देखिए हमें आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर BC को आधार मान लेते हैं। तो BC हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, और शीर्षलंब दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर AB को शीर्षलंब मान लेते हैं। तो यहाँ पर AB हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो अगर हम 12 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 144, और 5 का वर्ग करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 25। 144 और 25 को जोड़ेंगे तो वो आ जाता है हमारा 169। 169 का जब हम अंडर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज ABC है, इसका कर्ण है AC, ये आ जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में देखिए दो ट्रिपलेट बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, 3 4 5 और 5 12 13। तो आप इन दोनों को याद रखिए। जैसे यहाँ पर आधार 12 और लंब 5 है, तो इसका कर्ण हमेशा 13 ही होगा। अब देखिए हमसे आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके विकर्ण की विपरीत शीर्ष से। अब यहाँ पर विकर्ण है AC, AC का जो विपरीत शीर्ष है वो है B, उससे लंब दूरी ज्ञात करें। तो देखिए लंब दूरी ज्ञात करने के लिए पहले लंब गिराना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, बिंदु B से भुजा AC पर एक लंब गिरा देते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा BD, और इस BD की ऊंचाई हम ले लेते हैं h। अब देखिए ये जो हमारा त्रिभुज ABC है, हम इसका निकालते हैं क्षेत्रफल। तो देखिए हमने पढ़ा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। यहाँ पर आधार है हमारा 12 सेंटीमीटर और लंब है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 12 गुणा 5। अब देखिए ये तो हो गया एक तरह से। अब हम इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं दूसरे तरीके से। यहाँ पर देखिए इस बार हम आधार ले लेते हैं AC को। यहाँ पर हम आधार किसी को भी ले सकते हैं, बस हमें उस पर गिरने वाले लंब की लंबाई पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर BD लंब गिराया है भुजा AC पर। तो यहाँ से हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। इस बार हमारा आधार हो जाएगा 13 और लंब हो जाएगा h के बराबर। अब देखिए ये जो दोनों हमारे आए हैं क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफल त्रिभुज ABC के हैं। इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। अब यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें h बराबर मिल जाता है 60/13। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखते हैं तो h बराबर आ जाता है 4 सही 8/13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी तरफ से A, B और D को ले लेते हैं। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें यहाँ पर एक अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, उस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल को घटाना है। अब देखिए ये अगर एक अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²/2। यहाँ पर हमारा केंद्र है C, और अर्धवृत्त की परिधि पर एक बिंदु है A। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, और हमें यहाँ पर A से C तक की लंबाई दे रखी है A के बराबर। यानी कि यहाँ पर हमारी जो त्रिज्या है वो है A। तो यहाँ पर हमारा जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πa²/2। अब हमें इसमें से घटाना है हमें त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना होगा। ABD का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणा लंब। अब देखिए यहाँ पर अगर हम आधार BD को लें तो यहाँ पर लंब हो जाएगा AC। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर BD कितना लंबा है। तो देखिए BD दो हिस्सों में डिवाइड है, BC और CD। अब देखिए यहाँ पर जो C है ये केंद्र है। केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी त्रिज्या होती है। तो C से B तक की जो दूरी है ये भी हमारी त्रिज्या होगी, तो ये A के बराबर हो जाएगी। और C से D तक की दूरी भी हमारी त्रिज्या है, तो ये भी हमारी A के बराबर हो जाएगी। यानी कि BD बराबर हो जाएगा हमारा 2A। तो यहाँ पर हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार की जगह आ जाएगा 2A गुणा लंब की जगह आ जाएगा AC। AC है हमारे A के बराबर। यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा A² π/2 - 1। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 74। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। वृत्त की वास्तविक त्रिज्या ज्ञात करें।
तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वृत्तों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर को घटा देते हैं और ये बराबर हो जाएगा 22 के। यहाँ पर हम पाई ले लेते हैं कॉमन। अब देखिए जो कैपिटल आर है इसका मतलब ये त्रिज्या बड़ी होगी, तो हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ाई है, तो हम इसको ले लेते हैं r+1। तो r+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 22। पाई की जगह हम रख देंगे 22/7, 22 से 22 कट जाएगा। अब ये जो r+1 है हम इसका खोल देंगे होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r² + 1 + 2r और -r² प्लस आर स्क्वायर कट जाएंगे, तो ये रह जाएगा हमारा 2r+1। और ये जो 60 डिवाइड में था ये पहुंच जाएगा दूसरी तरफ, तो ये जाएगा हमारा 2r+1 बराबर 7। यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 75। 148 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत में खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें एक आयत दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं। इस आयत की लंबाई हमको दी हुई है 148 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो इसकी लंबाई के नीचे लिख लेते हैं 148 सेंटीमीटर और चौड़ाई के बराबर में लिख देते हैं 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। तो देखिए अगर हम इसकी चौड़ाई को टच करता हुआ एक वृत्त बनाएंगे तो वृत्त कुछ इस तरीके से जाएगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि आयत में हमको एक बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है, जबकि ये जो वृत्त आ रहा है ये आयत से बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा वृत्त बनेगा वो चौड़ाई को टच करता हुआ नहीं बनेगा, ये लंबाई को टच करता हुआ बनेगा। तो जब हम लंबाई को टच करता हुआ वृत्त बनाते हैं तो वो बनेगा इस प्रकार से। अब देखिए ये जो वृत्त बना है इसका जो व्यास होगा वो हमारे आयत की चौड़ाई के बराबर हो जाएगा, और आयत की चौड़ाई है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर वृत्त का व्यास हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ रही है। हमें पता है अगर वृत्त की त्रिज्या 7 हो तो उसकी जो परिधि है वो 44 होती है और उसका क्षेत्रफल 154 होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन भी ऐसे ही सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको अभी तक याद नहीं कर पाए हैं तो यहाँ पर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह आ जाएगा 22/7 और हमारा आर आया है 7, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 7 गुणा 7। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से ही वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के भीतर एक वृत्त खींचा गया। त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ पर भी देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। अब हमें इसके अंदर एक वृत्त खींचना है, तो हमारा वृत्त आ जाएगा इस प्रकार से। अब हमसे कहा गया है कि त्रिभुज तथा वृत्त के बीच रिक्त स्थान, तो आपको ये जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है हमें इस स्थान का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये जो अंतःवृत्त बन रहा है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 ए स्क्वायर। ए है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुणा 8 गुणा 8, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 16√3। अब हम निकालते हैं समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल r बराबर a/2√3। a है यहाँ पर 8, तो यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 4/√3। अब हम निकालते हैं अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह आ जाएगा 22/7 और आर की जगह आ जाएगा 4/√3। तो ये आ जाएगा हमारा 22/7 गुणा 4/√3 गुणा 4/√3। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा 16.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे रिक्त स्थान का क्षेत्रफल। तो देखिए हमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल था 16√3। √3 की जगह हम वैल्यू रख देंगे 1.732। तो 16 की जब हम 1.732 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 27.712।
27.712 में से जब हम 16.76 घटाएंगे तो हमारे रिक्त स्थान का क्षेत्रफल आ जाएगा 10.952 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77। किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर तथा 78 मीटर हैं। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक एग्जाम्पल को समझना होगा। तो हम यहाँ पर पहले एक एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ले लेते हैं 3, 4 और 5। यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं ऊंचाई, 4 ले लेते हैं आधार और 5 ले लेते हैं कर्ण। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो दूसरा समकोण त्रिभुज जो हमने बनाया है, हम इसकी ऊंचाई लेते हैं पहले वाले की दोगुनी। तो पहले वाले की ऊंचाई हमने ली थी 3, तो इसकी हो जाएगी 6। इसी प्रकार से जो हमारा ये दूसरा समकोण त्रिभुज है, हम इसका आधार लेते हैं पहले वाले का दोगुना। तो पहले वाले का आधार था 4, तो इसका आधार हो जाएगा 8। अब देखिए, ये जो हमारा दूसरा वाला समकोण त्रिभुज है, अब हम निकालते हैं इसका कर्ण। तो देखिए, हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा आधार है 8, 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और हमारा लंब है 6, 6 का वर्ग हो जाएगा 36। 64 और 36 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 100। तो यहाँ से हमारा कर्ण निकल करके आ जाएगा 10। अब देखिए, यहाँ पर रिजल्ट ये निकल करके आया है, जब हमने आधार और लंब को दोगुना किया तो हमारा यहाँ पर कर्ण भी दोगुना हो गया है। यहाँ पर हम इसको एक और एग्जाम्पल से देख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण। हम उसका लंब ले लेते हैं 5, आधार ले लेते हैं 12 और कर्ण ले लेते हैं 13। अब हम एक दूसरा समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसकी ऊंचाई लेते हैं पहली वाले की दोगुनी। तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 10, आधार भी पहले वाले का दोगुना लेते हैं तो आधार हो जाएगा 24। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसका कर्ण निकालते हैं। तो फिर से हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार, आधार है हमारा 24, 24 का वर्ग हो जाएगा 576 प्लस लंब है हमारा 10, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। दोनों को ऐड करेंगे तो यह जाएगा हमारा 676। 676 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो कर्ण आ जाएगा हमारा 26। तो देखिए, यहाँ पर भी हमारा जो कर्ण है ये पहले वाले का दोगुना आया है। तो यहाँ पर देखिए, रिजल्ट ये निकल करके आता है कि समकोण त्रिभुज में हम एक भुजा को जितनी गुना बढ़ाते हैं, हमारी बाकी भुजाएं भी उतने गुना ही बढ़ जाती हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर, 72 मीटर तथा 78 मीटर है। 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करें। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि समकोण त्रिभुज में दो ट्रिपलेट बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। एक है 3, 4, 5 और दूसरा है 5, 12, 13। आपको समकोण त्रिभुज के 90% क्वेश्चन इन दो से ही सॉल्व होते हुए मिलेंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर अपना पहला ट्रिपलेट ले 3, 4, 5। अब अगर हम 3, 4, 5 का 10 गुना करें तो 3, 4, 5 का 10 गुना हो जाएगा 30, 40, 50। और हमारी यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं आ रही हैं 30, 72 और 78। तो इसका मतलब हमारा 3, 4, 5 यहाँ पर सही नहीं है। अब हम लेते हैं 5, 12, 13। तो यहाँ पर हम 5, 12, 13 जब लेते हैं, अब यहाँ पर हमारी सबसे छोटी भुजा आ रही है 5 और हमें क्वेश्चन में सबसे छोटी भुजा दे रखी है 30। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 की कंपेयर करते हैं 30 से। तो 30 5 का 6 गुना है, तो हम बाकी दो भुजाओं को भी 6 गुना करते हैं। तो जब हम 12 का 6 गुना करते हैं तो हमको 72 मिलता है और 13 का 6 गुना करते हैं तो 78 मिलता है। इसका मतलब 30, 72 और 78 एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब देखिए, अगर ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं तो सबसे बड़ा कर्ण होता है, तो यहाँ पर 78 मीटर हो जाएगा कर्ण। अब देखिए, यहाँ पर रहेगी दो भुजाएं 30 और 72। अब ये जो 30 और 72 हैं, ये एक दूसरे पर लंब होंगी क्योंकि ये आधार और लंब होती हैं। अब हमसे पूछा है 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब। तो 72 मीटर भुजा पर जो शीर्ष लंब हो जाएगा वो हो जाएगा 30 मीटर। अगर देखिए, यहाँ पर हमसे पूछता कि 30 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब, तो 30 मीटर भुजा पर शीर्ष लंब आ जाता 72, क्योंकि 30 और 72 एक दूसरे पर लंब होती हैं। तो यहाँ पर 72 मीटर भुजा पर डाले गए शीर्ष लंब की लंबाई आ जाएगी 30 मीटर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 78। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 4√2 प्लस 4 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। जब देखिए हमने समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पढ़ा था
तो हमने उसका आधार a लिया था और लंब भी a लिया था। जब हमने उसका आधार और लंब a के बराबर लिया था तो उसका कर्ण आया था √2a। अब अगर हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप लेंगे तो हम इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा a+a+a√2 और ये हमको बराबर दे रखा है 4√2+4। यहाँ पर a और a जुड़ करके हो जाएंगे 2a, तो 2a+a√2 बराबर 4 हम ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारा 1+√2। अब देखिए 2a+a√2 में से हम a√2 ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारा a√2 + 1। अब ये जो हमने 1+√2 लिखा था हम इसको पलट करके लिख लेते हैं, तो ये लिखा जाएगा 4√2 + 1। यहाँ पर √2 + 1 से √2 + 1 कट जाएगा, तो यहाँ से a√2 बराबर निकल करके आ जाएगा 4। और यहाँ पर देखिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो होता है a√2, तो यहाँ से a√2 यानी कि कर्ण बराबर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 79, किसी वृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर है तथा एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए हमने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पढ़ा है πr² θ/360। यहाँ पर हमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री का, लेकिन हमारे पास r नहीं है, तो हम क्या करते हैं पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमको वृत्त की परिधि दी हुई है 11 सेंटीमीटर, तो देखिए हमें पता है वृत्त की परिधि होती है 2πr, तो 2πr बराबर हो जाएगा 11 के, पाई की वैल्यू हम रख देते हैं 22/7। तो यहाँ से हमारे पास वृत्त की परिधि आ जाएगी 2 × 22/7 × r बराबर 11। तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा 7/4। अब हम निकालते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² × θ/360। पाई की जगह आ जाएगा 22/7, r की जगह आ जाएगा 7/4 और थीटा की जगह आ जाएगा 60। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 × 7/4 × 60/4 × 60/360। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 77/48। इसको जब हम सही बटे के रूप में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 सही 29/48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 80, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 44 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए ये भी सिंपल क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर केवल फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए एक समबाहु त्रिभुज है और एक जो वृत्त है समबाहु त्रिभुज के बाहर बना है और एक अंदर बना है। तो बाहर वाला जो वृत्त है वो बड़ा होगा, तो हमें क्या करना है बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना है। तो देखिए जो बाहर वाला वृत्त होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है a/√3, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई a/√3 का स्क्वायर। और जो अंदर वृत्त होता है उसकी त्रिज्या होती है a/2√3, तो उसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा पाई a/2√3 का स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम इन दोनों का अंतर देखेंगे तो वो हो जाएगा पाई a/√3 का स्क्वायर माइनस पाई a/2√3 का स्क्वायर बराबर 44 के, क्योंकि इन दोनों का अंतर 44 है। यहाँ से हम पाई ले लेंगे कॉमन और पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7। तो 22/7 अंदर आ जाएगा a²/3 माइनस a²/12, ये बराबर हो जाएगा 44 के। 22 से 44 कट जाएगा 2 बार और 7 की उधर गुणा होकर के वो आ जाएगा 14। यहाँ पर हम ले लेंगे 12 एलसीएम, तो ये आ जाएगा हमारा 4a² माइनस a²/12। अब ये जो डिवाइड में 12 है इसकी हम 14 में गुणा कर देंगे और 4a² में से a² घटा देंगे तो ये रह जाएगा हमारा 3a²। तो 3a² बराबर हो जाएगा 14 × 12 के। यहाँ से a² बराबर आ जाएगा 56 के। यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2√14। अब हम निकालते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुणा 2√14 गुणा 2√14। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 14√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए और डिसलाइक क्योंकि नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।